नई शताब्दी आई, ऐसा लगता था कि खुशियां लाएगी, लेकिन खुशियों से ज़्यादा दूसरा साल बहुत सारे दुख लेके आया। इस 2002 को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ठीक है, अच्छा बुरा तो हर साल आता है और ब्यौरा रखना जरा कठिन हो जाता है। साल के ख़त्म होते होते आदमी अगला साल देखने लगता है। लेकिन अगर एक गिनाया जाए, एक अच्छी घटना और एक बुरी घटना, तो हम समझते हैं सबसे अच्छी घटना हुआ कि कश्मीर के अंदर चुनाव विश्वसनीय ढंग से होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे बहुत चीज़ें, आशाएं जगी हैं। बहुत कुछ जो जड़ में चीज़ें थीं जो इससे बिगड़ा है कश्मीर, उसमें ये भी चुनाव की प्रक्रिया भी थी। तो कम से कम एक चीज़ पर हम लोग कामयाबी हासिल की। तो अब बुरी घटना के अगर जाएं तो हमारा ख्याल है कि गोधरा और उसके बाद जो हुआ वो सबसे चिंताजनक और शर्मनाक घटनाएं हुई। तो इसके अलग अलग अर्थ भी हैं। एक और कश्मीर की जनता ने शांति को एक अवसर दिया, दूसरी ओर एक शांतिमय गुजरात को अशांत बनने की ताकतें सामने आई और दोनों को दूरगामी परिणाम है। आगे इनकी संभाल कैसे होती है या अगले वर्ष बताएं। तो अगर ये पूछें कि किस घटना ने सबसे ज़्यादा आहत किया और किसने थोड़ी खुशी दी, तो क्या यही दोनों घटनाएं हो सकती हैं और भी कोई घटना? तो नई घटनाएं तो जब ये संसार है तो रोज ही कुछ घटित होती, नहीं अखबार ही बंद हो जाए, आखिर घटना लेकर रोज अखबार छपता है। तो एक तो सूखे के चपेट में काफ़ी देश आए और काफ़ी लोगों को उससे संकट उठाना और अभी भी कई इलाकों में, राजस्थान और राज्य में अभी उसका प्रकोप चल रहा है। और हमारे किसान भी अब भी परेशान, खासकर इस साल गन्ना किसान है। उनकी एक जो परेशानी है कि जो बाहर से माल आ रहा है और वो सब्सिडी पे आ रहा है, अमेरिका और यूरोप और जापान करीब 1.5 खरब रुपए सब्सिडी देते हैं अपने किसान को। अमेरिका के किसान से हमारे किसान को निपटना हो, ठीक है, कई चीज़ों में हमको सुधार करना होगा अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह में, लेकिन हम निपट कर सकते हैं, लेकिन उसकी सरकार के मुकाबले में नहीं। और ये देखिए कितना बड़ा एक ये फ्रॉड है इंटरनेशनल मार्केट के नाम पर एग्रीकल्चर में। हम सब मार्केट को रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसके मार्केट की उपयोगिता है अपनी जगह, लेकिन मार्केट इकॉनमी के नाम पर ये डेवलप कंट्रीज अपना तो सब्सिडी देते हैं और हमको मार्केट इकॉनमी पर खुलवाते हैं। तो ये तो वही हो गया जो पांसा जो है रंगा भर के खेलने की बात हुई कि उनकी जीत होगी, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं। तो ये चिंता की बात होती है कि इसमें किसानों की सब कीमतें बढ़ रही हैं, जो चीज़ वो खरीदता है और बेचने को उसको बिक नहीं रही है, और उसी के साथ गरीब भी पिसता है, तो जुड़ी हुई चीज़ है।
तो नौजवानों के लिए आज भी कोई एक नीति नहीं निकल पाई, बावजूद इतनी सरकारें आई, खाली इस वर्ष की बात नहीं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि और अच्छी बातों में अगर और एक के बाद और गिनानी है तो जो हम लोग को गैस की फाइंडिंग मिली है बे ऑफ बंगाल, बड़ी भारी उपलब्धि है। रिलायंस कंपनी के ढंग से हमको ढंगों से सहमति नहीं रही है, सब जानते हैं, कोई छिपी चीज नहीं। लेकिन जहाँ मुल्क को कोई संपदा मिले वो रिलायंस अलग चीज हो जाती है। वो हमारे ख्याल में एक बहुत अच्छी घटना हुई। और टेलीकॉम में जो हमारा रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें इस वर्ष हमारी और प्रगति हुई है और ये कंपटीशन भी चला है। रिलायंस ने एक पेश की है तो कुछ और लोग भी पेश करने की तैयारी में हैं। इससे तो जनता ही का कल्याण होगा। लेकिन इस सब के अंदर वो जनता जिसके पास सेलफोन नहीं है, वो जो कि पेट्रोल अपनी मोटर में नहीं डालती, उस जनता में इसमें क्या हिस्सेदारी थी और क्या रही है, वो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इंदिरा का दरबार हो लेकिन अपनी गद्दी न लगी हो तो क्या फायदा। सारी प्रगति हो जाए बिल्कुल और एक बड़ा भारी तबका उसमें उसकी हिस्सेदारी न हो। अब हम जिन लोगों से दिन रात निपटते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनकी हिस्सेदारी इसके अंदर क्या है, रोज घटती जा रही है। तो ये कोई एक आदमी का प्रश्न नहीं रह जाएगा, ये बड़ा भारी राजनीतिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों की संख्या में, छोटा देश नहीं है। कोई छोटा देश हो तो सोच सके कि चलिए कुछ लोग हैं उनको हम दबा ले जाएंगे, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो ये अपना रास्ता जब खोजेंगे तो वो एक बड़ा हलचल हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों के लिए कि इनकी हिस्सेदारी बनी रहे, जो लोग वंचित हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए एक सवाल ये खड़ा होता है और बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से बातचीत में कहा, एक और अर्थ में जरूरी है, हम कहेंगे कि आप जब मार्केट इकोनॉमी पे आए तो जब मार्केट का कद तब बढ़ेगा जबकि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। गरीब गरीबी से हटेगा तभी आपका मार्केट बढ़ेगा, नहीं तो मार्केट संकुचित रहा। तो मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से भी जरूरी है कि ये जो मार्केट के बाहर है या बहुत मार्जिन में खड़े हैं, उनको हम नहीं कहते जेब में पैसा दे करके वो कोई रास्ता नहीं, लेकिन उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देकर, एम्प्लॉयमेंट दे करके, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दे करके, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दे करके उनको हम अपनी मार्केट का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये सवाल बहुत तेजी से खड़ा हो रहा है निचले तबकों में कि जिस 70-80 करोड़ की गरीब तबके की हिस्सेदारी इस राजनीतिक व्यवस्था में नहीं हो पा रही है, जो बाजार से संचालित आजकल हो रही है, तो आखिर आप क्या अंदाज करते हैं गरीब क्या क्या कर सकता है? देखिए, ये एक बड़ा डिबेट है, खासकर लिबरलाइजेशन को लेकर, मार्केट इकोनॉमी को लेकर। हमारा विश्वास है कि जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है वहाँ कट्टरवादिता नहीं चलती। हम फाइनेंस में भी कॉमर्स करके देखे, एक समय हम लोग को पब्लिक सेक्टर की जरूरत थी, लेकिन गलती क्या की,
कि पब्लिक सेक्टर को हम देवता बना लिए। और वो जितना भी जर्जर हो अमर रहेगा। और वो बात चली नहीं, फिर हटना पड़ा। वह हम मानते हैं कि जो मुनाफे के पब्लिक सेक्टर है उनको निजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मेरिट की बात है तो पब्लिक सेक्टर में मेरिट है तो क्यों बंद करते हो भाई? कंपटीशन की बात है, वो compete कर सकता है, तो कंपटीशन को बढ़ा रहा है ना, तब क्या कारण है आप उसको बंद करते हैं? वो अलग बहस है। लेकिन ये आपका अब मार्केट को जो है, मार्केट की उपयोगिता है, कंपटीशन की भी जरूरत है। हमने खुद इंटरनल कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे हम पब्लिक सेक्टर को देवता बना दिए थे, मार्केट को भी देवता बनाएंगे तो वही गलती फिर करेंगे। सर पे साफा उतने बड़ा बांधिए जो सर को साइज का हो, और इतना बड़ा बांधिए कि आंख भी ढक जाए और कान भी ढक जाए, तो कितना। तो ये भी जो मार्केट की बात है, तो जैसे ब्लड प्रेशर है, ऑप्टिमम है मिनिमम, कहे कि ब्लड प्रेशर होने नहीं चाहिए या बहुत होना चाहिए, दोनों गलत बात है। तो मार्केट को जैसे अपने कॉन्टेक्स्ट में चाइना कर रहा है, वैसे अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, उसको गॉड और डॉगमा करके हर चीज के लिए जरूरी है। अब यही सवाल अब आता है आपका कि हम सरकारें, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इलेक्ट्रेट को, मार्केट किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? मार्केट रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके पास परचेजिंग पावर है। जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है उसको आंसरेबल नहीं। वो कहते हैं हम अपने कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबल है, तो कंज्यूमर तो वही जिसके पास परचेजिंग पावर, तो उसको कौन केयर करेगा? अब स्टेट हर चीज से विड्रॉ कर जाए, वो मार्केट की फोर्सेस उनको अटेंड नहीं करेंगी, तो होगा क्या? अब जैसे दवा इलाज में, बाकी गवर्नमेंट अस्पताल की हालतें खस्ता, फिर भी गरीब का सबसे बड़ा सहारा हुई। ये सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, गरीब कहाँ जाएगा? और हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बसेस घाटे पे चलती, गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन कम से कम सुदूर जो पहाड़ के अंदर है हमारे, वहाँ की जनता आ जा सकती है। आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, वहाँ बस ही नहीं जाएगी कोई, टोटली। तो स्टेट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए एक बैलेंस करना होगा कि आखिर नतीजा क्या हो रहा है। अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे कि इस व्यवस्था में गरीब को और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और गरीब आखिर करे तो क्या करे। सवाल है आखिर गरीब करे क्या। इस व्यवस्था में एक बड़ी संख्या, शायद 70-80 करोड़ अगर हिस्सा नहीं ले पा रही है और वो सारी प्रक्रिया से बाहर है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की हो, चाहे वो लिबरलाइजेशन की हो, उसकी जेब में कुछ नहीं पहुंच रहा है, जैसा अभी आप कह रहे थे। तो गरीब करे क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा? गरीब बेचारा तो दिन रात करता ही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास। जहां तक करने का सवाल है, वो करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, और वही सबसे बड़ा योगदान उसका। सवाल है कि उसके इस सब मेहनत का उसे मिले क्या। उसके करने में कमी नहीं गरीब के, बीमारी के हालत में भी काम करता है, पेट के लिए है, मजबूरी है। अब मेरा मानना है कि गरीब को किसी ने कुछ दिया नहीं आसानी से, उसको तो संगठित होना होगा। जनसंघर्ष ही एक रास्ता है जिसमें उसका सही हक मिल सके। और
वोट देने के बाद वो एकदम जैसे गन्ना को रस निकाल दिया, फेंक दिया गया। तो ये जीवंत एक जनतंत्र के लिए जरूरी है कि जनता अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष सतत रहे। क्या विश्लेषण है आपका? ये समाजवाद का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, सामाजिक न्याय का आंदोलन, ये तो शायद इसी उद्देश्य से चले थे कि गरीब हिस्सा लेगा और अपनी आवाज बुलंद करेगा, पर इनका हश्र तो कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इसमें एक चीज हम छूट गए कहना। एक तो ये जरूरत है, दूसरा कि गरीबी को हटाने का कोई जादू का नुस्खा नहीं। जब हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नहीं बढ़ती है तो उसमें फिर दिक्कत है गरीब के लिए भी। तो जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ना जरूरी है, उसी के अंदर उसका भी एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वो इकोनॉमी की कैपेसिटी होती कि ज्यादा दे भी सकता है। विलायत में मजदूर मोटर में आता है घर में काम करने के लिए, मजदूर या मैकेनिक कहिए, हमारी इकॉनमी नहीं अफोर्ड कर सकती है, उनकी इकॉनमी अफोर्ड करती है। तो एक इस चीज पर हम लोग को ध्यान रखना होगा जब हम इन चीजों को करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट ही के जरिए हम गरीबी दूर कर सकते हैं। सरकारी खजाने से कोई स्कीम कभी सफल नहीं हुई। हम उस पर भी आते हैं, आंदोलन क्यों नहीं सफल हुई, क्योंकि छूट गया था इसलिए हम इसको कर। तो उसमें जैसे कृषि आधारित जो उद्योग है वो सबसे सशक्त ढंग से गरीबों को एक नया अवसर दे सकते हैं। अब आंदोलन देखें, कोई भी आंदोलन है ये नहीं कि बेअसर रहता है। जयप्रकाश जी का आंदोलन पूरे कांग्रेस को हिला दिया। आप ले लीजिए हिस्सेदारी, गरीबों की हिस्सेदारी, और अगर आप एक सामाजिक विश्लेषण करें पंचायत से लेकर पार्लियामेंट, तो इधर के वर्षों जो तबके वंचित थे सत्ता से, उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बढ़ी। और पार्टी के चुनावों के हार जीत के जाल में हम उलझ जाते हैं। लेकिन इस चीज को देखें, पार्टियों के जो है जो जिल लगी उनको फाड़ के, तो निश्चित रूप से उन लोग की हिस्सेदारी बढ़ी है। बहुत चीजें नहीं हुई, उसके लिए नए आंदोलन होंगे, फिर से होंगे। तो आपको लगता है कि संयुक्त मोर्चा का प्रयोग जैसा आपने किया था वैसा प्रयोग फिर भविष्य में हो सकता है? संयुक्त ही तो चल रहा है हमारे प्रयोग के बाद, दूसरा तो चला नहीं। हाँ, लेकिन एक ये हम ही लोग उसको पहचाने उस समय। दो चीजें हम लोगों ने की जो कि जनता दल की हार जीत अलग छोड़ दीजिए, लेकिन योगदान जो है यहाँ की राजनीति में रहा। उसमें एक जो ये था कि रीजनल पार्टीज को एकदम अनटचेबल सा मानते थे, जैसे देश को तोड़ने वाली। टीडीपी और डीएमके के एक भी लोकसभा मेंबर नहीं आ रहा था। आज भाजपा के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। आप कहीं देखते हैं कांग्रेस का कोई रोल, जो गैर भाजपा दल हैं उनको एक करने में, उनको साथ ले चलने में कोई सफल रोल वो प्ले कर सकती है? असल में दलों को तो ठीक है, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है ना। और
कई जगह है जो देश में कांग्रेस ही मुकाबला कर सकती है भाजपा का, और दूसरी थर्ड फोर्स है नहीं वहां पर, तो उसका एक रोल है, एक स्थान है। लेकिन जो जमीन में संघर्ष एक विपक्ष को करना चाहिए जनता के मुद्दों को लेकर, वो कांग्रेस नहीं कर रही है। ज्यादातर लोगों को, खासकर युवा तबके को, क्यों राजनीतिज्ञों से इतनी नफरत हो गई है? पूरी राजनीतिक प्रणाली को वो एक गाली की तरह से देखता है। कहाँ कहते हैं उनके पीछे चले? मैं इसका कारण आप लोगों का इसमें कोई कारण भी है ना जी? कारण ये है कि जो जिस तरह के कथनी करनी में अंतर देते हैं उससे श्रद्धा नहीं पैदा होती, सीधी बात। और कोई जनजीवन एक्सरे है, कोई चीज छिपती तो है नहीं। जब करोड़ों आंखें देखेंगे तो बचेगा कहाँ? तो इसलिए ये जो क्रेडिबिलिटी गैप हो गया है इस वजह से है। लेकिन इसके माने नहीं कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो अपना कर्तव्य देश के प्रति छोड़ दे, ये बहाना नहीं हो सकता किसी भी नागरिक। उसका खुद कर्तव्य होता है, अगर नेता लोग नहीं कर रहे हैं तो खुद करने का कर्तव्य होता है। और जिस दिन ये इस्तीफा दे देगा नागरिक यहां, अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि जो भी नॉमिनेशन फाइल करे वो अपने ब्यौरा दे जायदाद का। कोई मुकदमा अगर उस पर चल रहा है तो उसका ब्यौरा दे, क्रिमिनल केस। सब पार्टियां मिलकर के इसको नकार रही और जनता में कोई बोला नहीं। क्या फर्क नहीं, अगर जनता घेर ले तो अभी पास करना पड़े सबको। भाई ये क्या बात है? आप हमें को नहीं बताएंगे क्या है तो कहां बात चलेगी? तो आज इसकी जरूरत है, क्योंकि कई चीजें हम नहीं समझते पॉलिटिकल सिस्टम से सुधरने वाली। इस पर अब जन संघर्षों का ही प्रभाव से हो सकती है। और मेरा मानना है इस पर हम आ गए हैं, एक तो परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल्स एक्शन होना चाहिए। एक परमानेंट पीपल्स ऑप्शन होना चाहिए। वो एक जो चैतन्य नागरिक का संगठित स्वरूप है वही अब नकेल डाल सकता है इस व्यवस्था। वीपी सिंह जी की इस राय पर कि चैतन्य नागरिकों का एक संगठन और एक महत्वपूर्ण विरोध का, पॉजिटिव विरोध का एक संगठन बने, इसके साथ आगे बात करेंगे जनता की बुनियादी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को ग्लोबलाइजेशन की धारा पिछले कई सालों से चल रही है, उन दोनों का कोई तारतम्य बन पाया या नहीं बन पाया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। विनिवेश के ऊपर काफी बहस चल रही है और मतभेद हैं देश में। आप विनिवेश नीति को कैसे देखते हैं? एक तो हम मानते हैं जो कि घाटे में उनको तो निकाल ही देने चाहिए जिनकी उम्मीद नहीं, लेकिन जो मुनाफे में है उनको निकालने का क्या तर्क है? अगर आप कंपटीशन में विश्वास करते हैं और पब्लिक सेक्टर कॉम्पीट कर रही है और चीपर प्रोडक्ट दे सकती है क्वालिटी की, तो उसको हटाने की क्या जरूरत है? और भी कम्पीट करें, उसका दबाव औरों पे पड़ेगा कि वो कम्पीट करें। मोनोपोलीज बनने से रुकेगा अगर पब्लिक सेक्टर जो कम्पीट कर सकती हैं अगर बनी रहेंगी, तो उसमें हमको कोई नहीं तुक दिखता। और रही बात
कि वो कहते हैं कि पैसा रेज करना है, घाटे वाले से तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो इसी से। तो अभी तक के पैसा के हिसाब तो दे, जो पैसा पाया गया कहाँ? या तो कर्ज अदा करने में जाए या शिक्षा में जाए, कोई कर्ज लेता है घर में तो बताने कहाँ पर लगाए पैसा, या नया कोई उद्योग किया हो, नए उद्योग में तो जाना ही नहीं है, तो उसे किया क्या? खाली बेच के कंज्यूम करना एसेट्स को, कोई तुक नहीं। फिर हमको ये बताया गया कि जो डिसइन्वेस्ट करते हैं उसमें जमीन का दाम ही नहीं लगाते। ये ठाकुरता जी ने एक आर्टिकल लिखा था, हम उनसे फिर वेरीफाई किए कि नहीं बिल्कुल सही बात है, कहे कि जमीन का दाम इस बिना पर नहीं लेते हैं, कहते हैं इसका तो कोई इनकम ही नहीं है। अरे भाई जमीन का कोई दाम नहीं तो हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दो, उनके लिए तो कोई दाम नहीं। लीवर ब्रदर्स लें तो जमीन का दाम नहीं, और गरीब मांगे तो सरकारी जमीन हम कैसे देंगे उनको मुफ्त? इस पे तो एक जांच होनी चाहिए। हम चिट्ठी लिखेंगे, जानकारी भी और पक्की करेंगे, क्योंकि खाली लेख के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन इसको जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें हैं कि जो नागरिक को उठा सकता है। अगर एक शब्द में ये कहें कि आपका क्या अंदाज है, हम आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं या आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हम कुछ चीजें हैं जो चिंता की बात है, जैसे कि हम लोग का कर्ज जो है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानते हैं कि कर्ज इतना, हम इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते। और हमको आशा है, हम पेसिमिस्ट में से नहीं। उद्योग पर हमने कहा कि हमारा उद्योग जो है आगे पीछे करके ये अपने को संभाल लेगा। कृषि पर ये दबाव अगर बना रहेगा तो ये जो बाहर की मार हो रही है अन्यायपूर्ण, वो बंद होनी चाहिए। और कृषि को भी हमको अपनी सेल्फ सफिशिएंसी फूड का रखते हुए भी डाइवर्सिफिकेशन का सोचना पड़ेगा, उसका वैल्यू एडिशन का सोचना होगा, क्वालिटी कंट्रोल को करना होगा, अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना होगा। तो ये सारे पोजर्स को फोकस में हो करके ये चीजें हो सकती जो कि नहीं हो रही हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि ये होगी ही नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं आशावादी हूँ, और ये इसके भी आगे पीछे हम लोग हैं, लेकिन ये नहीं कि एकदम बेखबर रहें, आगे पीछे इस पे भी अटेंशन होगा। पर ये बताएं, आपकी बात सुनकर के एक बात दिमाग में आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि आप जब भी बात कर रहे हैं जनता की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपकी हम टोटल फेल्यूर की तरफ बढ़ रहे हैं या फेल हो चुके हैं एज ए पॉलिटिकल? टोटल फेल्यूर नहीं है जी। आप ये देखिए, ठीक है कई चीजें हैं, करप्शन है, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस तरह पूरा लिस्ट हम लोग गिना सकते कि ये नहीं। लेकिन ये भी तो सोचना है कि इस सब के बावजूद हमारा बैलेट बॉक्स बना हुआ, सबसे बड़ी आशा की किरण बैलेट बॉक्स बना हुआ कि जबकि हम जितने भी एक राजनीतिक लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं उससे गुजरा है। सूखा है, बाढ़ है, व्यापक आर्थिक जिसके प्रभाव पड़े, या ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, ऑयल शॉक है, हमारी यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर स्मूथली होता है बिना ब्लडशेड के। एसिनेशन ऑफ दो हमारे प्राइम मिनिस्टर एसिनेट हुए, गांधी जी एसिनेट हुए, और क्या कहते हैं कि लड़ाइयाँ, युद्ध हुई,
पाकिस्तान से, चीन से, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ बैलेट बॉक्स बना हुआ, एक बड़ी भारी उपलब्धि है जनतंत्र की हमारी। इसी बीच में हम अपने स्पेस के अंदर देखें या एटॉमिक एनर्जी में देखें, अपने पांव पे हम लोग खड़े हुए, या हम लोगों ने एडवांस्ड कंप्यूटर अपने खुद से बनाए। आईटी में दुनिया हमारी ओर देखता है। सबसे बड़ा स्किल लेबर हमारे पास है डेवलपिंग कंट्रीज में। इंटरप्राइज की मादा और मैनेजरियल क्वालिटी हमारे पास है। तो ये सबसे दुनिया के फाइनेस्ट आर्मी मेजर हमारे पास। तो सबको कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से सूट करता है। जब आप विपक्ष में तो कहने कुछ नहीं हुआ, जब अपने को आ गए तो कहे सब कुछ हो गया। वो डायलॉग तो चले गए। इस समय बीजेपी कहेगी कि सब कुछ हो गया है और बाकी कहेंगे कुछ नहीं होगा। वो सत्ता में हुआ, वो कहेंगे अब सब कुछ हो गया, वो कहेंगे कुछ नहीं हुआ। वो छोड़ दीजिए उन लोग का डायलॉग। लेकिन ये हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी एक ताकत है, और हम वर्ल्ड के अंदर फेस कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास। वीपी सिंह जी को सबसे बड़ी आशा और सबसे बड़ा विश्वास भारत के लोकतंत्र को लेकर के है, जिसे वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बैलेट बॉक्स है। इसके आगे बात करेंगे। उन्होंने जो सपने देखे थे या उन्होंने जो काम शुरू किए थे, जैसे मंडल के ऊपर नौजवानों के लिए, इनमें कितनी सफलता मिली, और साथ ही उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि उनसे सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर रहते हुए सबसे बड़ी गलतियां क्या हो। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने आपके साथ, आपके पूरी तस्वीर के साथ मंडल कमीशन ऐसे खड़ा हो गया है जैसे एक दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, और सब जगह आपको उसी से लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आपके बाकी कामों को शायद याद ही नहीं करते या उनको याद ही नहीं है। तो मैं सबसे बड़ा काम भी हुआ है जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मंडल कमीशन जो भी सचमुच आपका क्या मानना है कि जो आपने लागू किया जिस आशा से और विश्वास से, उतना उसका फायदा मिला, कहीं रुक गया, या कुछ आगे लोगों ने उसके ऊपर काम नहीं किया? क्या हुआ, क्या वंचितों को जो अधिकार मिलना चाहिए था जाति व्यवस्था को लेकर के, क्या आपके मन में इस समय क्या उसको विश्लेषण क्या है? मंडल सही मायने में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति लाया। राजनीतिक क्रांति है क्या? सत्ता का अपने स्थान से दूसरे स्थान में जहां हस्तांतरण, यही क्रांति होती है, राजनीतिक क्रांति। तो मंडल के पहले जो सत्ता थी वो जिस तरह समाज का ढांचा या समाज की सत्ता गढ़ी गई थी, उसी के अनुसार राजनीतिक सत्ता भी थी। तमाम पिछड़ा वर्ग जो था आधा, उसको हिस्सेदारी नहीं थी। दलित वर्ग, इन सबको ले लीजिए तो 80% हो जाते माइनॉरिटी वगैरह के। तो अगर इस माने में देखें कि उसका क्या प्रभाव हुआ, तो जो बात मैंने पहले कही थी कि पंचायत से पार्लियामेंट तक मंडल के बाद सामाजिक विश्लेषण कर ले तो सामाजिक कंपोजिशन बदल गया इन लोग, पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट तक। मतलब सत्ता जो समाज के ऊपरी परत में रहती थी वो खिसक करके निचले परतों में आई। आजादी के बाद ये सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई है और इस माने में वो पूर्णतः सफल रही और प्रक्रिया जारी है। इसे कोई पार्टी रोक नहीं पा रही। घिसट रही पार्टी इसके पीछे, वो नहीं रुकी हुई। तो इस माने में वो रही, लेकिन ये खाली राजनीतिक परिवर्तन है,
सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। असली परिवर्तन होगा जब समाज में हृदय से परिवर्तन, और वो उस माने में हमारा ख्याल है कि अभी कोई कदम नहीं बढ़ा। ये सही बात है। आप यूं देखें, मंडल का कुछ भी विरोध रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब कह सकते राजनीति के लिए किए थे, तो हाई कोर्ट जजेस क्या, सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या राजनीति के टिकट मांगने के लिए किए थे? उसमें अपर कास्ट जजेस थे और ऑन मेरिट उसको माना। फिर कांग्रेस और बीजेपी जो उसका विरोध करती थी, उन्होंने स्वीकार किया, आज तक स्वीकार किया। तो आखिरकार एक खाली हमारी वीपी सिंह की एक हविश होती, एक सिनिसिज्म होता, तो ये टिकती कैसे है? अगर ये जड़ से नहीं जुड़ी होती, यहाँ की जनता के एक डिमांड के साथ नहीं जुड़ी होती, तो टिकती कैसे है? हम तो सत्ता में नहीं है ना, कब से नहीं, अब तो स्वास्थ्य भी नहीं है, ना सत्ता है ना पार्टी। वो तो एक दस्तखत में खत्म हो सकता है। तो इसमें इसको सोचने की जरूरत है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्वीकारा, सब दलों के नेताओं ने इसको स्वीकारा। हाँ, सामाजिक स्वीकृति अपर कास्ट में नहीं मिली ज्यादातर। गोया कि अगर यूं देखें तो दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी सबको जोड़ ले तो 80% समाज स्वीकार की है इसको, उसको नहीं मंडल। तो अब जो है, अब जो आप कहें कि जो नहीं हुआ, सामाजिक न्याय की कल्पना थी कि जातियों के बंधनों को तोड़ करके जो दबे हुए तबके हैं उनको एक साथ हो। जातिवादी नीति नहीं थी। ये दलित और पिछड़ा अलग जाति के हैं, इनको जोड़ करके, अपर कास्ट के भी गरीब को जोड़ करके, माइनॉरिटीज को जोड़ करके जितना भी वंचित वर्ग है उसको देश के चलाने में हिस्सेदारी मिले, घर के चलाने में हिस्सेदारी मिले। और घर के हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो कमजोर रहता है देश। जैसे एक परिवार कमजोर होगा अगर हिस्सेदारी नहीं। ये इसका एक लक्ष्य था। तो उसको बदल करके अब जातिगत राजनीति में बदल गया है, जहां की जमात को जोड़ने की बात थी, अब जात जोड़ने की बात थी। तो एक इसका ये वो अपभ्रंश हुआ, जिससे कि विभाजन हो गया विभिन्न जातियों का। दूसरा है कि शिक्षा अगला कदम होना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, वही संविधान में परिभाषा है। तो सामाजिक रूप से करने में समय लगेगा और एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है सतत धीरे धीरे। एक शिक्षा के में प्रयास होना चाहिए था। और शिक्षा का मतलब नहीं कि आप खाली रिजर्वेशन कर दीजिए। अगर आप सप्लाई साइड बढ़ा देते हैं स्कूलों का, तो अपर कास्ट को भी कोई जलन नहीं होगी। अगर सबको 60% फर्स्ट क्लास स्टूडेंट सब को सीटें मिल जाए, तो काहे को भी तू शिकायत कोई करे? तो सप्लाई साइड, ये डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है। और दूसरा, अगर शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, फ्री और अनिवार्य एक लाभ, तो सबसे बड़ा तब फायदा तो इन्हीं लोगों का कुछ अशिक्षित है। तो राइट ऑफ एजुकेशन, सोशल जस्टिस के एजेंडा पे राइट टू एजुकेशन प्रायोरिटी अब होना चाहिए। इसको टेकअप नहीं किया। जो सामाजिक न्याय की फोर्सेज जिसको प्रोक्लेम करती हूँ, उन्हें राइट टू एजुकेशन जो है, जिस मजबूती से लेना चाहिए था, जिस मजबूती से रिजर्वेशन को लिया, उस मजबूती से राइट टू एजुकेशन नहीं लिया। हमने एक योजना और रखी थी, और वो योजना ही नहीं, ऑर्डर्स हो गए थे कि यूनिवर्सिटीज में के जितनी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज है, उसमें जो भी सबसे ज्यादा अंक पाए हैं बच्चे, उनको सरकार की इस तरह के गैस एजेंसी, पेट्रोल एजेंसी या इस तरह की जितनी भी डिस्क्रिशनरी है, तो या तो चमचे ले जाते हैं या पैसे वाले, वो यूथ को दे दिया जाए ऑन मेरिट। तो बहुत कुछ इससे अपर कास्ट का जो है
नाराजगी भी दूर हो जाए, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जिनके पास पैसा नहीं है चलाने का उनको फाइनेंस कर देते। और इसकी लिस्ट नाम सब आ गए थे, आवंटन की प्रक्रिया थी जबकि सरकार चली। इस तरह से और भी चीजें सोची जा सकती हैं। और आप ये देखें, आखिरकार साउथ में रिजर्वेशन तो कब से है, ब्रिटिश जमाने से कई राज्यों में। और शिवाजी के ग्रैंडसन साहू जी महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। और साउथ का प्रशासन हम लोग से बुरा नहीं है, जहां की रिजर्वेशन कब से चल रहा है। आखिर अगर ये मानते तो वहां तो बहुत ही खराब प्रश्न होता। तो खैर इसकी गहराई में तो बहस बहुत हो चुका है। अब एक स्वीकृत चीज है, अब आगे है शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक चीज हो रही, घृणा का जवाब घृणा नहीं। और ये हम अक्सर कहते रहे कि भाई घृणा के शिकार रहे हैं पिछले वक्त। अब घृणा के जवाब में अपर कास्ट को घृणा का लक्ष्य बनावे, ये सही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो वही चीज हुई। और पुराने अन्याय को दूर करने में नया अन्याय नहीं करना चाहिए। रिमूवल ऑफ पास्ट विक्टिमाइजेशन प्रोसेस में नए विक्टिम्स नहीं होने चाहिए। आपके ऊपर सत्ता आ रही है, आपको नेतृत्व मिल रहा है, अब आपको सबको ले जाना होगा। अगर रेल के आप इंजन बनेंगे तो सब डब्बों को खींचना हो। जो भी पैदा हुआ इस मुल्क को सबको हमको लेना। तो ये दृष्टिकोण भी रखने की जरूरत है। खैर धीरे धीरे देखिए, वो जो भाषा, तेज भाषा पहले थी, वो काशीराम जी की भी कम हो गई और क्या कहते हैं कि लालू जी की भी बदल गई है, सभी की बदल गई है। अब एक सामंजस्य का है। लेकिन असली में हम समझते हैं आगे के दशक जो है जाति धर्म पे नहीं चले। कुछ न कुछ प्रभाव तो रहेगा जब तक समाज में। लेकिन अब परिस्थिति जो आर्थिक हो रही है उसमें जो राजनीति की डायनेमिक्स है वो भूख पर चलेगी। ये कुछ दिन और चल सकता है कि लोगों ने इसके अनुपयोगिता समझ जाएंगे। जाति धर्म से उनको क्या मिलता। अभी राजनीति की दिशा बदलने की बात वीपी सिंह जी ने कही, देखते हैं वो किन संदर्भों में आगे बढ़ती है। पर आगे भी बात करनी है जिस चीज ने इनको सबसे ज्यादा आहत किया था, गुजरात की घटना ने, और खासकर देश में जिस तरह से इस समय हिंदुत्व की बात की जा रही है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे श्री वीपी सिंह जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोधरा कांड हुआ, गुजरात में दंगे हुए, पता नहीं कैसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे को इतनी नफरत हो गई कि एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए। और पहली बार गांव में दंगा फैल गया, आजादी के बाद हमने देखा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदुत्व का एक नया दर्शन सामने आया। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशानी भी है इससे। आपके मन में किस तरह की प्रतिक्रिया इन सवालों को लेकर होती है? मतलब इसका अर्थ ही लोग नहीं बताए हैं। अगर ये देखें कि हिंदू को सत्ता में होना चाहिए तो सत्ता के 5 स्तंभ होते हैं। सरकारें हैं, पार्टी, अर्थव्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया। एक एक को देखें। सरकार में चीफ मिनिस्टर्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर देख लें, तो सब हमको पता नॉर्थ ईस्ट में कोई क्रिश्चियन हो,
लेकिन सब हिंदू, चीफ मिनिस्टर मुसलमान हुए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है और राजनीतिक, ये तो आप सरकारों में परसेंटेज देख लीजिए, मिनिस्टर्स, तो इस सत्ता के क्षेत्र में हिंदू। आप आ जाइए पार्टियों में, और पार्टियों में भी वही स्थिति चल रही है। जितनी नेशनल पार्टीज देखिए, बाय एंड लार्ज जो है लीडरशिप हिंदू का। बिजनेस में देख लीजिए, टॉप इंडस्ट्रीज कौन, ये टॉप बिजनेस में। ठीक है, कुछ और लोग आए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो हिंदू ही है। फिर आप आ जाइए ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी में और माइनॉरिटीज की कितनी आजादी है, वर्चुअली कंप्लीट को छोड़ करके बहुत नॉमिनल परसेंटेज जो है वो होगा टोटल हिंदू। मीडिया, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिफ्लेक्ट होगा इनमें भी, लेकिन पॉपुलेशन से किसी माने में परसेंटेज में कम नहीं है किसी भी सत्ता के इन स्तंभों में या क्षेत्रों में। तो अगर सत्ता की बात करें तो ऑलरेडी हिंदू हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र क्या चीज होगी। अगर कहें कि सत्ता देने, तो भाई ऑलरेडी सत्ता में है। तो हिंदू मतलब अगर हिंदू मानना है तो वही सब मानता है, पैदा हुआ है घर में तो हिंदू है, अपने को मानता है। कोई किसी के उनके बीजेपी के यहाँ अप्लाई करता है क्या कि हमको, हम हिंदू बनना चाहते हैं, हमको हिंदू बनने का इजाजत दो। वो है, हम सब वही है। मतलब क्या मतलब है इनका, क्लियर तो करें, क्या परिवर्तन ला देंगे। खाली एक हमारे समझ में आता कि घृणा ले आ दो। अगर देखिए, हिंदू धर्म वो एक ऐसा धर्म जिसको हिंदुत्व का क्या अर्थ लगता है यही जानते हैं। यहाँ हिंदू विचार और फिलॉसफी का सवाल है, दुनिया ने इसको कदर दिया है। इसने तो सबको एक माना है, एकमय करने वाला धर्म। हर जीव एक है, जीव निर्जीव एक है, जीव और ब्रह्म एक है। तो इसमें जिसने सबको एकमय किया है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मतलब इनका समझे तो क्या है नहीं। और विवेकानंद ने एक हिंदू फिलॉसफी रखी, दुनिया में इज्जत हुआ। गांधी जी से बड़ा कोई राम भक्त नहीं हुआ हम लोग की जानकारी में। तुलसी थे, लेकिन इतना बड़ा धार्मिक व्यक्ति गांधी से तो बड़ा नहीं हुआ हम लोग की जानकारी में। रिलीजियोसिटी, उसने भी एक हिंदू धर्म का परिभाषा दिया। तो ये तो हमारे समझ में आता कि अगर औरों का घृणा करो तब आप हिंदू। आप हिंदू हो, ठीक हिंदू हो, तो तक आप हिंदू नहीं, हिंदू को हिंदू बनाना चाहते हैं। ये हिंदू को कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये खाली एक घृणा जोड़ना चाहते हैं। अगर आप घृणा करें मुसलमान से, ईसाई से और माइनॉरिटी से, तब आप पक्का हिंदू। घृणा से कोई राष्ट्र नहीं बना।
घृणाधारी नहीं राष्ट्र बनाने। और गांधी जी ने घृणा से नहीं जोड़ा, सब कुछ जोड़ करके हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देखकर भारत राष्ट्र दिया। हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र दिया। और जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो लोग कहां थे? एक भी बता दें जो इस विचारधारा के हरे से और विश्व बजरंग दल, ये नहीं कहेंगे हम पैदा नहीं हुए थे, और भी हैं, बुजुर्ग हैं और लोग हैं इनके संबंधित विचारधारा के लोग हों। जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो कहाँ थे? जब भारत माँ को शहीदों के मुंडों की आवश्यकता थी तो ये मुंह छिपाए हुए थे। कहाँ थी देशभक्ति? तो सब कुछ सूडो सेक्युलरिस्ट करते हैं, सूडो नेशनलिस्ट कहाँ थे? ये कुर्बानी के दिन थे तो ये दिखाई नहीं देते। अब सबको हम लोग को वो पेट्रियाटिज्म का सर्टिफिकेट देते हैं, पेट्रियाट है और ये विरोधी है। विडंबना देखिए ना इतिहास। तो आप हिंदू धर्म की बात करिए, उसका युक्त रहिए। सब कोई हमारे यहाँ तो सभी धर्म है। हम लोग का एक गौरव की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म हमारे यहाँ। इंग्लैंड में जाने के पहले ईसाई धर्म हिंदुस्तान में आया। ईसाई धर्म है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, इस्लाम है, हिंदू है। और किसी तरह हम लोग एक साथ जीना सीख लिए। ठीक है, लड़ाइयाँ रही हैं, पहले लड़ाइयाँ रही हैं, लेकिन अब पुरानी लड़ाइयों को याद करेंगे तो रिकॉर्ड तो वहीं चलेगा। तो जितना खून खराबा इतिहास के पन्नों में हो रंगा है, उसको फिर से करना है क्या? हम वो इतिहास में बंधे रह के भविष्य देखें। गांधी ने भविष्य देखा था, सबको जोड़ा, क्योंकि भारत का भविष्य। और हमने एक बार सवाल किया था, कुशाभाऊ ठाकरे हमारे साथ आ रहे थे वहां से मध्य प्रदेश। तो हवाई जहाज में तो हमने कहा कि देखिए, कश्मीर में 60 लाख की आबादी है वैली की, सारी फौज लगी हुई है। और अगर एलिनेट आप कर दीजिए करीब 20 करोड़ लोग, तो क्या? हम 3 लड़ाइयां लड़े पाकिस्तान से और पीछे नहीं देखना पड़ा। इनको एक सेवेटियर नहीं मिला मुसलमान। और हम सब पंजाब की परिस्थिति, हमको पंजाब में आज कोई परिस्थिति हो जाए तो हमको एक एक पुल, एक एक टेलीफोन लाइन, एक एक पेट्रोल डिपो काट करना पड़ेगा। हम फ्रंट लाइन के पीछे देखें और मुट्ठी भर लोगों का अपने देश में एलिनेट कर दिया। हमारी तो रेलवे लाइनें जंगलों के थ्रू जाती, छोटी लड़ाइयाँ हम लोग लड़ते 15 दिन की, 20 दिन की, और क्या होती है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान। एक दिन भी सबटाज हो गया हमारा मटेरियल मूवमेंट का, क्या हर्ष होगा? मतलब इसके एस्पेक्ट्स में किसी को एकदम, जिसको कहते हैं ससवाना है अपने देहाती भाषा में, जो मुद्दा कोई मुद्दा नहीं उसको भी करके छेड़ना। अब ताजमहल में जूता पहन के जाने की क्या जरूरत? हिंदुत्व है क्या? और हिंदू तो घर के अंदर जूता उतार के जाता। ये मकसद क्या है सब? तो हिंदू धर्म का जो उसके पक्ष है उसको रखें। जाति व्यवस्था इसको सबसे बड़ा अभिशाप है। क्या विश्व हिंदू परिषद जबानी जमा खर्च के करे जो भी कहे, या बजरंग दल पे कोई इस पर कोई जोर देता है कि जाति व्यवस्था को खत्म करनी? जितनी ताकत और चीज में लगाते, इसमें लगाते तो सही हिंदू का कल्याण होता। इसका उद्देश्य क्या आपको लगता है? क्या उद्देश्य है? क्या ये पॉलिटिकल पावर बनना चाहते हैं? सीधी बात है, धर्म से इसका मतलब नहीं। ये तो एक
घृणा के आधार पर भावना उठा के उन्माद के जरिए हिंदू समाज इकट्ठा हो जाए, उसका वोट मिल जाए, उससे हम सत्ता। और जो चलाते हैं, पहले चलाए गो हत्या, नहीं चला तो छोड़ दिया। अब जैसे गो हत्या कोई सवाल ही नहीं इनके सामने, वोट नहीं मिला, सवाल खत्म। अयोध्या चला, वोट मिला, बहुत देर चला। अब अयोध्या से वोट बंद हो गया यूपी में अंदर, तो ढीला पड़ गया इनका मामला। फिर कोशिश करो, ये तो जो दिया सलाई लगे उसी से आग लगाओ, अब नहीं तो दंगा फंसा। तो इनका उद्देश्य यही है कि इस तरह से एक उन्माद के अंदर हिंदू कंसोलिडेशन करके वो पावर ले। पावर हिंदू ऑलरेडी है, वो मतलब वो पावर वो ले, उनका संगठन ले। कौन? हाँ, वीएचपी या बीजेपी? बीजेपी अभी तो मिलजुल करके हैं, अभी अलग हम नहीं मानते, तो आपस में ठीक है, थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं। तो ये ग्रुप कंट्रोल करे, मतलब ये है। और इसका जो है, जैसे ये नहीं कि घृणा का उपयोग हिटलर ने भी किया था, और वो रेसिज्म को यूज किया था अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये इसका यूज कर रहा। वीपी सिंह जी के इस दर्द के साथ कि देश में घृणा का वातावरण बढ़ाने की कोशिश हो रही है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में इनसे जानना चाहेंगे कि आज जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इनके बारे में एक देश के सबसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होने के नाते इनकी प्रतिक्रिया। इनसे जानना चाहेंगे कि आज जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इनके बारे में एक देश के सबसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होने के नाते इनकी प्रतिक्रिया क्या है? देश के बंटवारा के बाद में आरएसएस और ये सब ग्रुप बहुत कहता है, बटा कैसे? 2 नेशन थ्योरी बने हुए हैं कि हिंदू मुसलमान दो अलग है। जमीन में यही विश्वास करते हैं। इनके नेता लोग कुछ भी कहें, लेकिन यही चीज मानते हैं। इनके भाषा व्यवहार से सब यही होता। तो एक तो सही में मानस पुत्र हुए 2 नेशन थ्योरी के, जिन्ना साहब के विचारधारा के। और अगर आईएसआई हिंदू मुसलमान में झगड़ा पैदा करके, वैमनस्य पैदा करके, ये तबके को मुस्लिम डिसकंटेंट लेकर अपने हाथ पे लेना चाहता और उसका उपयोग हम देश के खिलाफ करना चाहता है, तो उसका तो ये मकसद है, उसका गोल है, और इनका ये एजेंडा। तो ये आखिर में किसकी मदद कर रहा है? ये असल में ये विचारधारा जो है, समझना है। अगर गुजरात में क्या हुआ, तो गांधी जी के असैसिनेशन को समझिए। उसके पहले गोलवालकर ने कहा था कि जो बाहर से आए हैं उनको हिंदू समाज के प्रति मतलब झुक के रहना चाहिए और इनको दबा के रखना चाहिए। हिटलर को उसने अप्रिशिएट किया जूस के साथ। तो वहां से ये सिलसिला इनका जुड़ा हुआ है, और उसका हम लोग अब कहते हैं गुजरात एक्सपेरिमेंट है। तो नेचुरल रिएक्शन कहाँ गया? गुजरात के समस्या को लेकर प्रधानमंत्री का सर झुक जाता। सर तो झुका, हाथ कहाँ था? प्रधानमंत्री का हाथ होने चाहिए, खाली सर है, तो हाथ क्यों नहीं उठा अगर सर झुका? और आज जहां जिस चीज पर सर झुका वही ऊर्जा की स्रोत है, किस ऊर्जा को संभालना चाहिए जिस पर सर झुका था? किस चीज के किस स्वरूप को माना जाए?
तो आप इनको कैसे देखते हैं, ये जो सरकार की और खासकर प्रधानमंत्री जैसी संस्था, अटल जी व्यक्ति नहीं प्रधानमंत्री हैं, उनका असर हम सब की जिंदगी के ऊपर पड़ता है। ये जो हर हफ्ते एक नया बयान पुराने को उलटते हुए, ये है कि एक अपनी कंस्टिट्यूंसी हार्डलाइन है, पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, पावर से कनेक्टेड है, पावर अपने हाथ में लो। पर इससे जो सोशल फैब्रिक कमजोर होगा उसकी नहीं। इसके बाद आप ये देखिए, ये खाली माइनॉरिटीज पे नहीं बीतेगी, बीतती है उनके ऊपर, उसके बाद ये हिंदुओं पर भी बीतेगी। जो इनके खिलाफ होगा एंटी नेशनल करार करके उसकी दुर्दशा करेंगे, ऑलरेडी करने लगे, लेबल करने लगे। जो एक फासिस्ट साइकी होता है उसके सारे अंजाम सामने आएंगे, हमको कोई भ्रम नहीं। पर इसके खिलाफ कहीं कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? नहीं, आखिरकार गुजरात में सब होने के बाद आधे लोग इनके खिलाफ रहे, खून बहाया, प्रोपेगेंडा किया, गौरव यात्रा किया, सारा जितना हो सकता किया, उन्माद फैलाया, और फिर भी आधे हिंदू इनके खिलाफ। तो आशा है, ऐसा नहीं, हिंदू कट्टरवादी नहीं, ये देश के अंदर कट्टरवादिता नहीं है, न हिंदू की न मुसलमान की, न सिख ने किसी की कट्टरवादिता नहीं चली। आपसे मुस्लिम समाज के लोगों ने कुछ बातचीत की इस सारी स्थिति के ऊपर, आपको उनकी बात सुनकर कैसा लगा? होती रही है, इधर हम तबीयत से भी परेशान रहे करीब 1.5 महीना अभी, लेकिन बातचीत तो होती थी, इंटरेक्शन तो होता है। अगले साल के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, आपके क्या सपने हैं 2003 के लिए? अब सपने तो एक ही बार हम लोग के थे, वो आज़ादी के समय, उस प्रक्रिया में, और हमको ख्याल है कि 11 साल की उम्र में हम पहली बार जवाहरलाल जी को देखे थे बनारस में। डाल से कूद के अपने जो रखते थे ना छड़ी डंडा, पब्लिक को डिसिप्लिन करने में कूद करके, गांधी जी को इलाहाबाद में देखे थे। और उस समय जो एक, अब क्या कहे ये तो याद नहीं, लेकिन एक दिल के अंदर एक रोमांच सा था उनको देख के, वो सब करके, और एक देश का सपना था। अब मैं 72 साल का, बहुत कुछ जो है पंखड़ियां उसकी झड़ गई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आशावादी हूं मैं, कुछ तो है, और मैं विश्वास करता हूं कि नए अब क्या कहें टहनियां निकलेंगी, उनमें भी फूल आएंगे, क्योंकि मुझे अपने देश पे बहुत भरोसा है। कमियां बहुत उलझन होती है, तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करेगा सिवाय अपना जेब भरने का, कुछ नहीं हुआ है। उसका ये बुनियादी हक है कि उसको रहने के लिए, कम से कम रहने के लिए जमीन मिले, उसका अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने गरीबों को संगठित किया है, और देश की पहली गरीब रैली, गरीबों के लिए रैलियां तो बहुत हुई, लेकिन गरीबों की रैली कभी नहीं हुई। ये कमाल विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने दिल्ली में कर दिखाया। अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक और भूतपूर्व प्रधानमंत्री से, उनसे हम जानेंगे देश की समस्याओं का राज, देश की समस्याओं की दिशा, देश की सोर जाने वाला है वो इसका कैसे विश्लेषण करते हैं, और एक ऐसी बेबाक हस्ती से आपका परिचय कराएंगे जो अपने आप में वन मैन आर्मी इस देश में कहा जाता है। नमस्कार।